डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओल्सन है और मैं स्कॉटलैंड का रहने वाला हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ और अभी मैं काम से निकाला गया हूँ। मेरा किसी से झगड़ा हो गया जिस कारण मुझे काम से निकाला गया। मैं अपनी जगह पर सही था। मैं उस बार में काम कर रहा था जहाँ कुछ लड़कों का झगड़ा हो गया। मैं उस झगड़े को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वो एक दूसरे को मारने पर उतारू थे। वो दोनों हथियार निकाल चुके थे और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दोनों को बचाने का रास्ता ये था कि मैं एक एक मुक्का दोनों के जड़ देता, दोनों बेहोश हो जाते और उन्हें संभाला जाता। मैंने जैसा किया वो अपनी जगह सही था। वो बेहोश हुए और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वरना वो चाकू एक दूसरे के घोंप देते और हमारे उस बार में किसी की मौत हो जाती। मैंने तो हाथ उठाया था उन्हें बचाने के लिए, लेकिन मुझे उस बार से निकाल दिया गया। मैं पिछले 5 सालों से उस बार पर काम कर रहा था और नौकरी से निकाले जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। मुझे लगता था कि मुझे वहां से कभी निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसके मालिक से मेरी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। लेकिन जब झटका लगता है तो अचानक ही लगता है। अब मुझे नया काम ढूंढना होगा और हमारे इस शहर में काम ढूंढना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। हमारा ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका नाम है ओल्टा। ओल्टा में ज़्यादा काम नहीं है और यहाँ कुछ बिल्डिंग्स हैं, अस्पताल हैं, घर हैं। इसे ज़्यादा बड़ा शहर नहीं कहा जा सकता और ये वादियों में बसा बहुत सुंदर शहर है जहाँ पर घूमने के लिए लोग आते हैं। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। किसी ज़माने में यहाँ पर नए नए आविष्कार किए जाते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले ही ट्रेन की पटरियाँ बिछा दी गई थी, जब हमारे देश में ट्रेन बहुत कम चला करती थी। फिर भी ये शहर बड़ा नहीं हो पाया और धीरे धीरे सिमट कर ये बहुत छोटा हो गया। सरकार द्वारा बहुत कोशिशें हुई इस शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाने की, लेकिन वो फैक्ट्री भी बंद पड़ गई। मुझे ऐसी जगह पर काम चाहिए था जहां काम में ज़्यादा मुश्किल ना हो और मैं अपने काम को ईमानदारी से करता था। मुझे उसमें ज़रा भी परेशानी नहीं थी। काम चाहे जितना भी मुश्किल मिल जाए, लेकिन मैं काम से डरता नहीं था, ईमानदारी से करता था। हमारे इस शहर में घूम घूम कर मैं काम ढूंढता रहा और मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं मिल रहा था। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा हैं और काम कम, इसीलिए मुझे उस काम को ढूंढने में परेशानी हुई। अंत में मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ मुझे देखरेख करनी थी एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री की। कुछ साल पहले ये बड़ी फैक्ट्री लगाई गई थी और यहाँ पर बहुत सारा सामान बनने वाला था, लेकिन इस फैक्ट्री के चलने से पहले ही यहाँ कुछ हुआ जिस कारण इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। इस फैक्ट्री के अंदर से ही एक सुरंग भी निकलती है जो नीचे इस पहाड़ के अंदर तक जाती है। लगभग 100 साल पहले यहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ डाली गई थी और इस सुरंग के अंदर भी ट्रेन की पटरी डाली गई थी। यहाँ से होती हुई ट्रेन आगे बड़े शहर तक जाने वाली थी, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। इतनी पुरानी पटरियां आज भी देखी जा सकती हैं, लेकिन फैक्ट्री के अंदर इस ज़मीन को यहाँ फैक्ट्री के मालिक ने खरीद लिया था और उसके बाद से अंदर जाने किसी को नहीं दिया जाता। मैं अंदर जाकर देखने वाला था कि क्या वहाँ मैं देख सकता हूँ। हर कोई यहाँ सोचा करता है कि उस सुरंग को एक बार देखा जाए। इतनी पुरानी पटरियां क्या अब भी देखी जा सकती हैं? लेकिन इस जगह को बहुत साल तक बंद रखा गया था और इस ज़मीन के मालिक ने बड़ी मुश्किल से केस जीतकर इस ज़मीन को खरीदा था। फिर भी उसने किसी और को अंदर तक जाने नहीं दिया। यहाँ पर बहुत सारा सरकारी सामान पड़ा है। इसी के साथ उस फैक्ट्री के मालिक का कई और जगह से आया सामान भी यहीं रखा जाता है।
यहाँ पर कुल 4 सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, 2 दिन वाले 2 रात वाले। रात को काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ काम छोड़ गया था, उसकी जगह मुझे रखा गया था। 12 घंटे की मेरी शिफ्ट होती, जो रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक होती। आज ये पहली रात थी और मैं जैसे ही उस फैक्ट्री तक पहुंचा, वो बड़े गेट को खोला गया। गेट के खुलते ही मैं अंदर का नज़ारा देख रहा था। शायद इस शहर का वो मैं पहला इंसान था जो इसके अंदर का नज़ारा देख रहा था। सभी सिक्योरिटी गार्ड इस शहर के बाहर से बुलाए गए थे और यहाँ से किसी को रखा नहीं जाता था। मैं पहला था और गेट को खोलते ही अंदर रखा सामान देखा जा रहा था और दूर दूर तक बनी ये फैक्ट्री भी मैं देख सकता था। अंदर कई इमारतें थी, कई गोडाउन थे। एक तरफ उस पहाड़ का हिस्सा भी देखने लायक था। यहाँ से दूर वाले पहाड़ भी दिख रहे थे। इस गेट को बहुत बड़ा बनाया गया था, जिसके पार देखना बहुत मुश्किल था। उस गेट को मार्क ने खोला था। वो भी मेरे साथ ही नाइट शिफ्ट करने वाला था और वो साथ वाले एक शहर से आया था। जैसे ही उसने वो गेट बंद कर दिया, वो मुझसे बात करना शुरू हो गया। उसने सारा इतिहास बताना शुरू किया, अपनी जानकारी बताना शुरू की और मुझे वो पूरी फैक्ट्री दिखानी शुरू कर दी। उसने कहा, ये फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं। अगर हम भागकर भी पूरी फैक्ट्री में घूमना चाहें तो हमें आधे घंटे का समय लग जाएगा। इतनी बड़ी फैक्ट्री है और पीछे का हिस्सा तो अब तक मैंने भी नहीं देखा है। मुझे बताया गया है कि वहाँ जो भी होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उधर जाना ही नहीं है। मैंने पूछा, वो पीछे वाले हिस्से में क्या है? तो उसने कहा, वही पहाड़ के अंदर जाती सुरंग। कहते हैं कि वहां से आवाजें आती हैं, लेकिन सुरंग के अंदर जाने किसी को नहीं दिया जाता। मुझे भी खास हिदायत दी गई है, वहां पर नहीं जाना है। तो मेरा सवाल था कि क्या इस फैक्ट्री के मालिक कोई नाजायज धंधा तो नहीं करते, किसी तरह का कोई गलत काम तो नहीं करते? तो उसने कहा, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ पर ट्रक आते हैं, उस सामान को इन बड़े बड़े गोडाउन में लदवा दिया जाता है। उसके बाद वो ट्रक चले जाते हैं, उस सामान को चेक करना होता है बाहर से ही और फिर उस गोडाउन को बंद करके हमें यहाँ पर सिक्योरिटी करनी होती है। यहाँ काफ़ी हथियार रखे गए हैं, बहुत और भी सामान है, लेकिन पीछे वाले हिस्से में जाने किसी को नहीं दिया जाता और जहाँ जो भी ट्रक ड्राइवर आते हैं उन्हें भी यहीं पर रोका जाता है। यही हमारा काम है, ट्रक वालों को भी ये समझाना कि पीछे नहीं जाना है, यहीं पर रुकना है और सुबह के वक्त रजिस्टर पर साइन करने हैं, ये बताने के लिए कि सभी सामान सही है। यहाँ जो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं वो भी बाहर की तरफ लगाए गए हैं, इसके अंदर नहीं लगाए गए हैं। हमें अपनी भी सुरक्षा करनी होगी और अंधेरे में इतनी बड़ी फैक्ट्री को पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हम इसी तरह आगे बढ़ने लगे थे। वो मुझे फैक्ट्री दिखा रहा था। एक तरफ वो बड़ी बड़ी मशीनें जंग खा चुकी थी। ये पहला गोडाउन था जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी। यहाँ बहुत सारा सामान बनाया जाना था, लेकिन ये मशीनें कभी चल ही नहीं पाईं और धीरे धीरे समय के साथ खराब हो गईं। बहुत बड़ा गोडाउन था और बहुत सारी मशीनें। मैं पीछे तक देखना नहीं चाहता था और हम उसके बाद अगली तरफ बढ़ चले। आगे एक और बड़ा हॉल था जिसके अंदर वो ट्रक वाला सामान रखा जाना था। ये उस फैक्ट्री के मालिक के और कामों का सामान था। उसके पास रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है और बड़े शहरों में ज़मीन महंगी होती है, इसीलिए इस छोटे शहर में उसने ये ज़मीन खरीद ही तो रखी है, तो यहाँ पर ज़्यादातर सामान लदवा देता है और यहीं से जब डिमांड बढ़ जाती है सामान निकलवाया जाता है। वो काफ़ी बड़ा हॉल था और उसे देखने के बाद हम आगे बढ़ चले थे। आगे बहुत सारे गोडाउन थे, बहुत सारे कमरे बनाए गए थे, रिहायशी इलाका बनाया गया था, जबकि बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं, लेकिन वो सब काले रंग के थे, जैसे आग के कारण वो जल चुके हों। तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि किसी समय यहाँ पर आग लगी थी, जिस कारण ये सारी चीज़ें जलकर भस्म हो गईं। इसी के बाद से इस फैक्ट्री में कुछ हुआ कि इस फैक्ट्री को कभी चलाया जा ही नहीं पाया और आगे वाले हिस्से में भी कभी काम नहीं हो पाया। यहाँ पर जो भी था, मशीनें, सामान, सब कुछ जल गया था। मुझे तो यही बताया गया है। उसके बाद रात के 12-1 बजे तक हम बहुत आगे निकल आए थे और फैक्ट्री के उस हिस्से में जंगली इलाका था। वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और वो इलाका भी उस मालिक का ही था,
इतनी बड़ी जमीन को खरीद रखा था उसने और सरकार ने भी उसे बेच ही दिया था। उसके बाद हम पहाड़ के काफी पास पहुंच आए थे और मुझे मार्क ने कहा, यहीं तक, बस यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना है। ये लाल रंग का बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड के आगे कंटीली तारें लगी हुई हैं। एक गेट है जिसकी चाबी तो मेरे पास है, लेकिन मुझे खास तौर पर कहा गया है उसे खोलकर आगे नहीं जाना है। आगे वो टनल है जिसके अंदर वो पटरियां जाती हैं। मैं तभी बोल पड़ा, अरे तुमने कभी पटरियां देखी हैं? कहते हैं कि बहुत सुंदर टनल बनाई गई थी, लेकिन कोई उसका सफर कर ही नहीं पाया। कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी ने खास तौर पर इस पहाड़ के नीचे से ये सुरंग बनवाई थी, लेकिन आगे का हिस्सा कभी बन नहीं पाया। सबको आस थी कि इसमें से बहुत खास चीजें निकलेंगी और सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा झोंका था, लेकिन अचानक ही इस काम को बंद करवा दिया गया और कारण किसी को बताया नहीं गया। इतना ज्यादा पैसा बर्बाद करने के बाद भी आगे का काम किया ही नहीं गया। 100 साल हो गए हैं, अब भी काम क्यों नहीं किया गया? मैं इसका जवाब जानना चाहता था, लेकिन मार्क ने कहा, खास हिदायत है, आगे नहीं जाना है। मैं तो डरता हूं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं भी थोड़ा सा डर गया था, लेकिन उस कंटीली तारों के पास से, उस सुरंग के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। कुछ चीखने चिल्लाने की आवाजें, कुछ जानवरों की आवाजें, और वो आवाजें बहुत दूर तक फैल रही थी। आसपास की पहाड़ियों में भी वो आवाज गूंजे जा रही थी। और मैंने मार्क से पूछा, ये आवाजें हर रोज आती हैं या आज कुछ खास है? तो उसने कहा कि यहाँ पर मैं बहुत कम आता हूँ, जितनी बार भी आया हूँ ये आवाजें मैंने सुनी हैं। ये भयानक सी आवाजें होती हैं जिसे सुनकर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ज्यादातर मैं अकेला ही होता था। इससे पहले जो लड़का था वो तो इतना डरपोक था, गेट के पास बैठा रहता था, सोया रहता था, यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। काम मुझ अकेले को ही करना पड़ता था। और तुम मुझे अच्छे लगते हो, मेरे साथ ही रहना, हम 2 लोग अच्छी तरह से यहाँ देख रेख कर सकते हैं। मुझे अकेले को ज़्यादा डर लगा करता था। मैं सोचा करता था गेट खोल के देख ही लूँ, लेकिन वो साथी इतना डरपोक की हिम्मत कर ही नहीं पाया। तुम्हें क्या लगता है, कभी गेट खोल कर देखें? मैंने कहा, हाँ मैं तो चाहता हूँ। तभी उसने रोक दिया, अरे इतनी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, आओ यहाँ से चलते हैं। उसने ये चलने की बात की थी और मैं थोड़ा सा निराश वहां से बाहर निकल आया था। ध्यान मेरा उस पहाड़ पर था। वहां से कुछ रोशनी निकल रही थी, जैसे वहां पर भी बल्ब लगाए गए हों, लेकिन उस तरफ जाने की इजाजत नहीं थी और कोई और रास्ता नहीं था उस तरफ जाने का भी। अब हम वापसी के रास्ते पर थे और बातें किए जा रहे थे। वो पहली रात तो इसी तरह से बातें करते करते निकली और उसने मुझे हर जगह लगभग दिखा ही दी थी। वहाँ सुबह रजिस्टर पर साइन करने थे और घर की तरफ हम निकल लिए। उसके पास एक गाड़ी थी जिसके सहारे वो अपने शहर तक जाता और मेरा तो यही शहर था। मैं तो चलकर ही घर तक जा सकता था। मुझे लगभग 20 मिनट तक चलना पड़ता और मैं घर पहुंच गया। अगली रात 8 बजे फिर से मैं उस फैक्ट्री के सामने था और मार्क ने उस छेद से मुझे देखा और उस गेट को खोल दिया। मैं अंदर गया, रजिस्टर पर साइन किए और अब मैं उसके साथ फिर से घूमने को कह रहा था और वो तैयार हुआ और हम फिर से निकल गए नई जगह देखने के लिए। उसने कहा, इस फैक्ट्री के पीछे कुछ ऐसे कमरे भी बनाए गए हैं जहां पर मैं नहीं जाता, मुझे डर लगता है। वो उस पहाड़ी की एक तरफ जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि उसके नीचे कुछ सुरंगें बनाई गई थी, उसके बाद उन कमरों को बनाया गया। मैं एक बार उस तरफ गया था, मुझे कुछ लोग नजर आए थे और अचानक ही वो लोग जैसे दीवार के पार चले गए। मैं आंखें मलता रह गया था और तब से मुझे लगता है वहां पर भूत प्रेत रहते हैं। साधारण इंसान दीवारों के पार नहीं जा सकते। मैं तब से उस तरफ कभी नहीं गया। अगर तुम कहो तो उस तरफ चलते हैं, देख कर आते हैं क्या होता है उस तरफ। मैंने कहा, चलो, मुझे वैसे भी ईमानदारी से काम करना पसंद है। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं साथ जरूर दूंगा तुम्हारा। हम अब उस तरफ निकल पड़े थे। वो जले हुए गोडाउन, वो जली हुई चिमनियां, उनके बीच से निकलना बहुत डरावना सा एहसास था। जली हुई चीजों के पास से आपको मौत का एहसास करीब से होता है। उससे आगे निकलकर हम उन कमरों की तरफ जा रहे थे। वहां पर भी कंटीली तारें लगाई गई थी, जैसे उस खास जगह को भी बंद किया गया था। मैंने मार्क से कहा, इस तरफ से तो जा सकते हैं ना?
यहाँ भी कटीली तारें लगी हैं, यहाँ पर भी एक जंगला सा लगा हुआ है जिसके नीचे ताला लगा है। इसकी भी चाबी तुम्हारे पास तो होगी। तो उसने कहा हाँ दी गई है, इसके बारे में भी मना किया गया है, लेकिन ज़्यादा ध्यान उस सुरंग का रखना है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मैं एक बार ही गया हूँ, तो चलो अब भी देख कर आते हैं। उसने उस ताले को खोला और हमने धक्का लगाकर वो जंगला खोल दिया। उस जंगले के खुलने की आवाज़ वहाँ गूंज गई थी, क्योंकि ये काफ़ी समय से बंद था। बड़ा सा जंगला जिसमें से कुछ कुंडियाँ लगी हुई थीं जो जंग खा चुकी थी। वहाँ अंदर जाते हुए हमें चमकती हुई सड़क दिखी। ऐसा लग रहा था इस सड़क को अभी अभी बनाया गया है। वहाँ काफ़ी आगे तक पहुंचकर हमें बिजली की तारें नजर आईं और भी कई तरह की तारें थीं। आसपास बैठने के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें थीं और आगे एक गार्डन बनाया गया था जिसमें घास बहुत ज़्यादा हो चुका था। वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें थी और पीछे के घर 3 मंजिला नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ पर रहने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन कोई रहा नहीं। क्या थी ये फैक्ट्री? इसे तो एक पूरी तरह बड़े शहर की तरह देखा जा सकता है। यहाँ पर तो हर सहूलत बनाई गई है। बड़ी बड़ी मशीनें पीछे थी, चिमनियाँ थी, घर थे, गार्डन थे। तो मार्क ने कहा हाँ मैंने भी यही सोचा था और यहीं तक आया था मैं। वो देखो सामने वाला वो मकान, वो 1 मंजिला मकान जिसकी ईंटें दिख रही हैं ना, वहां पर वो लोग नजर आए थे दीवार के पार जाते हुए। मैं घबरा सा गया था। उसके बाद मैं डर कर पीछे आ गया था। तुम्हारे साथ हिम्मत तो आ रही है, लेकिन वहां जाने का मन नहीं कर रहा। वहां कुछ ही बल्ब थे, क्योंकि ऐसे बंद पड़े इलाके पर बिजली खर्च करना कोई काम का नहीं होता होगा। वहाँ कभी कभी तो हम अंधेरे में घिर सा जाते, क्योंकि कुछ मोड़ पर वो बल्ब नहीं लगे हुए थे। हमारे पास जो टॉर्च थी उसी की रोशनी से हम इधर उधर देख रहे थे और तब हमें डर बहुत ज़्यादा लगता। कभी कभी पास की उन झाड़ियों से आवाज़ें भी आती। यहाँ पूरा इलाका बना हुआ था रहने लायक, लेकिन पुराना होने के कारण घास और कुछ पौधे ज़मीन फाड़कर ऊपर तक पहुँचे हुए थे और वहाँ पर सूखे पत्ते भी हर तरफ घिरे हुए थे। जब भी हवा चलती होगी वो पत्ते इधर उधर इसी तरह बिखर जाते होंगे और पत्ते ही पत्ते हर तरफ थे। वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा था, पुरानी मिट्टी पड़ी थी और वहाँ से निकलकर जाने में परेशानी हो रही थी। डर के मारे मार्क का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि वो याद कर रहा था उस घटना को। उस मकान के पास से निकलते हुए मुझे भी एहसास हुआ जैसे उसके अंदर कोई हो। थोड़ी सी आवाज़ आई, टक 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 की। वहाँ एक गाने की मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। मैं मार्क को कहने लगा, देखो ये वही गाना चल रहा है ना, एल्विस प्रिस्ली का। तो उसने कहा नहीं नहीं यार, ये हिप हॉप गाना लगता है। मैं उससे कहता रहा कि ये वो गाना है, जबकि मार्क मुझे कोई और गाने की बात कर रहा था। हम दोनों की राय अलग थी, क्योंकि वो आवाज़ बहुत मध्यम सी थी। इतना दोनों मान रहे थे कि ये कोई गाना है जो उस मकान के अंदर चलाया जा रहा है। तो मैंने कहा क्या इसकी चाबियां तुम्हारे पास होंगी? उसने कहा नहीं, मेरे पास बस गेट की चाबियां हैं, किसी भी घर के कमरे की चाबी नहीं है। हम उस घर के बिल्कुल सामने चले गए और वो दरवाज़ा लकड़ी का था, मोटा लकड़ी का दरवाज़ा जो चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे बंद था कि कोई आवाज़ ना बाहर जा पाए ना वो आवाज़ अंदर आ पाए। इतना मोटा दरवाज़ा होने के बावजूद भी अंदर से वो मध्यम मध्यम आवाज़ें आई जा रही थी। वहाँ पर उसे खोलने के लिए कोई भी की होल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बाहर से खोला ही नहीं जा सकता, शायद अंदर से कुंडी होगी। उस मकान के चारों तरफ घूमने के बाद भी अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। कोई खिड़की तक मौजूद नहीं थी वहाँ पर, बस ईंटों की दीवारें ही थीं और वो भी कितनी मोटी हमें नहीं पता था। बार बार उस दरवाजे के पास पहुंचकर हमें लगता इसे खोलना चाहिए, लेकिन मार्क थोड़ा सा डर जाता। यार यहीं पर वो प्रेत नजर आए थे, इसे खोलना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता था कि अंदर हो क्या रहा है। अगर हम दोनों ही सिक्योरिटी गार्ड हैं और किसी और को यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं है, तो हमारे पास हक है इसे चेक करने का। मुझे लग रहा है अंदर लोग छिपे हुए हैं। इसके बाद मैंने कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ें अब भी वैसी ही मध्यम। उसके बाद मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ने के बारे में विचार बनाया और मार्क पहले तो मान नहीं रहा था, बाद में उसे मानना पड़ा क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी।
हम दोनों ने बहुत बार कंधे मारे लेकिन वो मोटा दरवाजा टूट नहीं रहा था। पास में ही एक हथौड़ा पड़ा था और वो पुराना जंग खाया हथौड़ा अब भी काम आ सकता था। उसी के सहारे जैसे ही दरवाजे को हमने फाड़ना शुरू किया, वो आवाज़ बिल्कुल बंद। हमने उस पूरे मोटे दरवाजे को फाड़ दिया और अब पता चला वो दरवाज़ा कितना ज़्यादा मोटा था। बड़ी मुश्किल से बड़ा सा छेद बनाया अंदर जाने के लिए, और जैसे ही हम अंदर गए, सामने एक खड्डा था और पास में औजार पड़े थे खुदाई के। यहाँ पर खुदाई करके नीचे जाने का रास्ता बनाया गया है। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? अब अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो हम दोनों देखने लगे थे। ज़रूर यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। कोई यहाँ छेद करके ज़मीन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और सामने ही तो वो पहाड़ है। क्या ये पहाड़ में उस सुरंग के अंदर जाने का रास्ता तो नहीं बना रहा कोई? हम अब उस नीचे बनाए हुए छेद के सहारे अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे तो वो छेद काफ़ी गहरा था, लेकिन फिर भी नीचे उतरने का रास्ता बनाया गया था। वहाँ बहुत सारे औजार थे जो नीचे पड़े हुए थे। हम नीचे तक पहुँचे, टॉर्च की रोशनी मारने लगे। वो छेद नीचे गुफा की तरह बनाया गया था जो बहुत ही सकरा था। उससे घिसट घिसट कर आगे बढ़ना होता, और मैंने मार्क को कह दिया था हम इसके सहारे आगे नहीं जा सकते। इसके सहारे आगे जाएंगे तो कहीं पर फंस सकते हैं, और दोनों फंसे होंगे तो किसी को खींचने का मौका तक नहीं मिलेगा। दोनों गए परेशानी होगी। मुझे लगता है यहाँ से निकलना होगा। मैं जानता हूँ जो ये छेद बना रहा है, जो ये गुफा बना रहा है, कहाँ जाने के लिए बना रहा है। देखो सीधी ये गुफा किस तरफ जा रही है, उस सुरंग की तरफ। वहाँ पटरियाँ हैं, वहाँ सामान पड़ा होगा ट्रेन का। हो सकता है कोई कीमती सामान भी पड़ा हो, हमें देखना होगा। हम अब उस घर से बाहर आ गए थे और हम दोनों ये जानना चाहते थे कि ये गुफा जा कहाँ पर रही है। हम अब उस बड़े गेट की तरफ जा रहे थे जहाँ से उस सुरंग में जाने का रास्ता था। उस जंगल को पार करने के बाद जैसे ही वो गेट सामने आया, वहाँ से भी वो मध्यम मध्यम सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वैसी ही आवाज़ें उस सुरंग से आ रही हों। हमें पहले लगा ज़रूर वो लोग वहाँ तक पहुँच गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने वो गाने लगाए होंगे। यकीनन हमें वहाँ जाकर उन्हें पकड़ना होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कितने लोग हैं हमें ये नहीं पता। हमने उस गेट को खोला तो मार्क डरा हुआ था। उसने कहा इसे खोलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आज हम खोल रहे हैं। ध्यान रखना किसी को पता ना चले। अगर अंदर हमें कोई ना मिला तो हम पर सब शक करेंगे हम उधर गए क्यों। ध्यान से किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। उस गेट को खोलने के बाद हमने अंदर पहुंचकर उसे बंद कर दिया। यहाँ पर एक मिट्टी की पगडंडी बनी हुई थी जिस पर घास नहीं था। मिट्टी बिल्कुल साफ थी, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। फिर भी घास ना उगना समझ से परे था। वहाँ आसपास बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन वो रास्ता सीधा उस पहाड़ी के पास बनी उस सुरंग में जाता था। जिंदगी में पहली बार मैं उस सुरंग को देखने वाला था जो मेरे शहर की सबसे खास चीज़ है, लेकिन सबसे छिपाई जाती है। जैसे जैसे हम उस सुरंग के पास जाते जा रहे थे, वो गानों की आवाज़, वो चीखने की आवाज़ जैसे पास आती जा रही थी। वो आवाज़ यकीनन सुरंग से आ रही है, हम दोनों ये मान चुके थे। उस सुरंग तक पहुंचने में 15 मिनट लगे। इतनी दूर था वो गेट और उस जंगल, उन वादियों के बीच से निकलकर हम जा रहे थे। जैसे ही उस बड़े से पहाड़ के पास पहुंचे, सामने वो पहाड़ के बीच बनी वो सुरंग दिख रही थी। उसके करीब पहुंचकर आसपास पड़ी वो इंसानी खोपड़ियां किसी को भी डरा सकती हैं। यहाँ पर इतनी इंसानी खोपड़ियां पड़ी थी, इसे देखकर मन में शंका होने लगी थी, यहाँ चल क्या रहा है। इस सुरंग को तो 100 सालों से इस तरह से बंद रखा गया है, लेकिन यहाँ पर ये इंसानी खोपड़ियां कैसे आ गईं? किसी ने ध्यान नहीं दिया, या यहाँ पर सच में कुछ इल्लीगल काम हो रहा है? वो सुरंग के अंदर से आती हुई आवाज़ें जैसे हमें अंदर बुला रही थीं। हम उस तरफ बढ़ चले और सुरंग के पास पहुँचते ही पहले जो आसपास पेड़ पौधे लगे हुए थे, घास लगी हुई थी, हमें लगा था इस सुरंग के अंदर भी वैसी ही घास, पत्ते और कचरे पड़े होंगे, लेकिन अंदर से चमकती हुई वो पटरियां ऐसी दिख रही थी जैसे अभी अभी रखी गई हों। वो बिल्कुल चमक रही थी नई की तरह,
आसपास लकड़ी के फट्टे पड़े थे जिन पर ना तो घुन लगा हुआ था और इसी के साथ वो नए लग रहे थे। लेकिन सुरंग के अंदर हमने जैसे ही टॉर्च मारी हम दोनों के होश उड़ चुके थे। जमीन पर इंसानी कंकाल पड़े थे, जबकि उस सुरंग की दीवारों पर भी इंसानी खोपड़ियां अंदर की तरफ धंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था इस सुरंग को ईंटों से नहीं बनाया गया बल्कि उन खोपड़ियों से बनाया गया है। हर तरफ सफेद रंग की वो खोपड़ियां चमक रही थी। वहां दूर दूर तक बस दीवारों पर लगी वो खोपड़ियां, छत पर लगी वो खोपड़ियां ऐसा एहसास दे रही थी जैसे हम किसी भयानक जगह पर आ गए हों। उनसे एक बदबू सी भी आ रही थी और हमें ये पता नहीं था वो लोग जो यहाँ पर हैं वो कहाँ होंगे। क्या वो जिंदा इंसान ही होंगे या प्रेत होंगे? हम थोड़ा आगे बढ़े तो आगे वो छेद नजर आया। वो छेद उसी तरफ था जहां पर वो घर था और यहां पर भी कुछ औजार पड़े थे। वहां मिट्टी बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो मिट्टी ताजा अभी अभी उस दीवार से निकाली गई हो। कुछ खोपड़ियां वहां पर पड़ी थी, जरूर वो दीवार से निकली होंगी जब उस दीवार को तोड़ा गया होगा। वो लोग जो उस घर से आए हैं वो यहीं कहीं होने चाहिए और हम इधर उधर देख रहे थे, लेकिन ये सुरंग ज्यादा चौड़ी नहीं थी। वो पीछे नहीं हो सकते क्योंकि वहां से हम आए थे और कोई जाने का रास्ता नहीं है। वो आगे ही होने चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आगे हमें कुछ हथियार भी दिखे, कुछ बंदूकें, कुछ गोलियां वहां जमीन पर गिरी हुई थीं, कुछ पुराने यंत्र वहां पड़े हुए थे, कुछ खाने का सामान, पुराने ज़माने के डिब्बे वहां पर गिरे हुए थे। यकीनन काफ़ी पहले ये सामान यहाँ पर गिराया गया होगा, लेकिन उसकी कभी सफाई नहीं करवाई गई। यहाँ पर वो आवाज़ें अब भी उसी तरह मध्यम से आ रही थी और ये हमारी समझ से बाहर था। वो आवाज़ें जैसे हमसे उतनी ही दूर से आ रही थी जितनी दूर से वहाँ पीछे गेट के पास से आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं वो चीज़ हमसे दूर जा रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है? इस बंद पड़ी सुरंग में वो आवाज़ें गूंजनी चाहिए लेकिन वो गूंज नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कानों के पास से आ रही है लेकिन बहुत मध्यम। उन शब्दों को समझा नहीं जा सकता था और वो जो म्यूजिक था वो हम दोनों को थोड़ा अलग अलग सा सुनाई दे रहा था। थोड़ा और आगे बढ़े, उन पटरियों के सहारे हम और अंदर तक जाना चाहते थे और आवाज़ों को सुनना चाहते थे। वो चीखने की आवाज़ ऐसा लग रहा था किसी जानवर की हो। यहाँ पर वो साफ साफ सुनाई दे रही थी और ऐसा महसूस हुआ कि जानवरों के रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ों को इंसानों के चीखने की आवाज़ें समझा जा रहा होगा। काफ़ी आगे तक पहुंच आए थे हम और ये अंधेरी सुरंग में कितनी आगे तक जाना था हमें पता नहीं था। ये सुरंग बहुत लंबी बनाई गई थी लेकिन आगे तक खोद कर कभी खोली नहीं गई, तो हमें ये पता था कहीं पर तो इसका अंत होगा ही और हो सकता है पीछे कुछ सामान सरकार द्वारा छिपा दिया गया हो जिसे ढूंढने के लिए लुटेरे यहाँ छिपकर पहुंच आए हो। मन में कई तरह के सवाल थे, कई तरह के विचार थे। भूत प्रेत भी हो सकते हैं, लुटेरे भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। समझ हमें तभी आएगा जब हम पीछे तक पहुंचेंगे। ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का होने वाला है, तब जाकर हम अंत तक पहुंचेंगे। थोड़ा आगे पहुंचने पर हमें उन पटरियों पर एक डिब्बा नजर आया। ये रेल का डिब्बा था और उस पर कोई इंजन नहीं था। वहां पास से देखने पर वो डिब्बा इतना साफ सुथरा और चमकदार लग रहा था जैसे अभी अभी उस पर पेंट किया गया हो। वो चमकते हुए पहिए साफ दिख रहे थे और उसके अंदर चमकदार लेदर की सीट्स लगाई गई थी। वहां 4 सीट्स थीं और सामने एक पहिया बनाया गया था। वो पहिया किसका था? इंजन तो इसमें है नहीं। हम अब उस डिब्बे के अंदर जाकर देखना चाहते थे। मार्क को थोड़ा डर लग रहा था। वो कह रहा था यहाँ अजीब सा माहौल है, जैसे सब कुछ नया बनाया गया हो सकता है वो लुटेरे यहाँ पर काम कर रहे हों और इस सुरंग के सहारे आगे का रास्ता बना रहे हों। हमें ध्यान रखना होगा, हमें अपनी गन बाहर निकाल लेनी चाहिए। लेकिन मैं उसे मना किया जा रहा था, नहीं, गलती से गोली चली तो यहाँ बड़ी परेशानी हो सकती है और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजने वाली है, ध्यान रखना इसका। हम उस डिब्बे में बैठ गए थे और उसके बाद हमें नहीं पता था यहाँ और क्या है। पीछे कुछ बक्से पड़े थे। हमने जब उन बक्सों को खोला तो उसमें कुछ आभूषण थे। वो ना तो सोने के थे ना चांदी के।
वो किसी और ही रंग की धातु दिख रही थी जो चमक बढ़ने पर अपना रंग बदल रही थी। हाथ लगाते ही उस पर काले रंग के निशान पड़ गए और जैसे ही हमने हाथ पीछे खींचा वो निशान अपने आप मिट गए। हाथ के छूने से शायद तापमान बढ़ने पर भी उनका रंग बदल रहा था। हम दोनों हैरान परेशान और चीज़ों को देख रहे थे। वो डिब्बे का जो फर्श था वो चमड़े का बनाया गया था। उस पर हम पैर रखते और वो नीचे की तरफ थोड़ा सा धंस जाता। उससे एक आवाज़ आती जैसे वो चीख की आवाज़ हो, बिल्कुल हल्की सी। जैसे ही हम पैर उठाते फिर से वैसी ही चीख की आवाज़ आती और वो ऊपर की तरफ उठ जाता। ऐसा देखने में लग रहा था वो जिंदा मांस का बना हो, लेकिन वो तो डिब्बे का फर्श था। आगे जाकर हम उस पहिए को हिलाकर देखना चाहते थे, उससे क्या होता है, बिना इंजन वाले इस डिब्बे का पहिया क्यों बनाया गया है। और जैसे ही हमने उस पहिए को घुमाया वो डिब्बा आगे की तरफ बढ़ने लगा था। वहां पर जो दरवाज़ा था वो तेजी से बंद हो गया और हम भागकर उसे उतरना चाहते थे, लेकिन वो बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया था। उसकी रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी और हम डर रहे थे ये क्या कर दिया। पहिए को मैंने वापस करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं आ रहा था, सिर्फ आगे को हुआ और ये डिब्बा चलने लगा था। कैसे चल सकता है? हो सकता है आगे ढलान हो। हमने जो ब्रेक लगी थी उसे हटा दिया, इसी कारण ढलान पर आगे बढ़ने लगा। मैंने और मार्क दोनों ने उस पहिए को खींचकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पहिया ब्रेक की तरह काम ही नहीं कर रहा था। बस उसे घुमाने पर वो चल पड़ा था और अब हम भगवान भरोसे थे वो डिब्बा कहाँ तक जाता है। अगर हम सामने पर दीवार आने पर टकराए तो हमें चोट बहुत लगेगी और बचाने के लिए कोई शायद यहाँ आने वाला नहीं। हमें ध्यान से उन सीट को पकड़कर बैठना चाहिए, लेकिन वो ट्रेन धीरे धीरे तेज होती रही। ढलान का एहसास नहीं हुआ, बस वो ट्रेन चले जा रही थी। हम टॉर्च की रोशनी एक तरफ ही मार सकते थे और आगे वो छोटा सा कांच का हिस्सा, उससे रोशनी पड़कर सामने सफ़ेद सा पर्दा सा बना देती। आगे का हम कुछ नहीं देख पा रहे थे। साइड के वो खोपड़ियों से बनी हुई दीवारें ही दिख रही थीं, जिनका अब रंग बदलने लगा था। ट्रेन तेज होती गई और ये 1 किलोमीटर का रास्ता तो कब से पार हो गया था। आखिर ये ट्रेन और आगे कितना जा रही थी? हम घबराए हुए थे और उस पहिए को जोर से पकड़ लिया और ब्रेक लगाने की कोशिश की। हमने उस पहिए को पहले खींच कर नहीं देखा था, इस बार खींचा तो वो पहिया ही हाथ में आ गया। अब तो उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा, बस हमें सीट पकड़कर इसके रुकने का इंतज़ार खुद ब खुद करना होगा। हम सीट पर पहुंच गए थे और वो ट्रेन आगे बढ़े जा रही थी। अचानक सामने से रोशनी नजर आई, जैसे सुरंग का दूसरी तरफ का इलाका खुल गया हो और हम सुरंग से बाहर निकलने वाले हों। हम दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई और राहत का एहसास हुआ। ये सुरंग बंद नहीं है, आगे से रास्ता है, ज़रूर ये आगे निकलेगी और अब सपाट मैदान आएगा। शायद ढलान के कारण ये चल रही होगी। हम दोनों ऐसे बोले जा रहे थे और आगे की उस रोशनी में हम समा गए, लेकिन हम जंगल की दूसरी तरफ नहीं निकले थे। बिल्कुल सपाट मैदान, सफ़ेद बर्फ की चादर दिख रही थी, लेकिन वो बर्फ नहीं थी। ऊपर से सूरज की रोशनी तो पड़ रही थी, लेकिन एक सूरज आसमान पर नहीं था। जैसे हजारों तारे हजारों सूरज बनकर नीचे रोशनी डाल रही थे। वहां पर उस सफ़ेद चादर पर ट्रेन चली जा रही थी, जबकि पटरियां आगे मौजूद नहीं थी। हम आगे पहुंचकर देखे जा रहे थे, कुछ नहीं दिखा, सफ़ेद चादर। उसके बाद सामने एक सुरंग नजर आई। वो सुरंग पीले रंग की थी। दूर से वो पीली चमकदार दिख रही थी और ऊपर से सूरज की रोशनी अजीब सी, इतने सूरज, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी पड़ रही हो। जैसे ही उस पीली रोशनी के पास पहुंचे, वो पीली रोशनी नहीं थी, वो एक सुरंग थी। सुरंग के अंदर से पीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वो सुरंग ऐसी थी जैसे ईंटों से बनाई गई हो और छोटा सा दरवाज़ा ही हो, उसके पीछे कुछ नहीं था, अंदर से वो रोशनी। वो ट्रेन उस सुरंग के अंदर भी घुसी और अंदर पहुंचते ही सामने का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी जो आग में जल रही थीं, वहाँ सड़कें थी जो झुलस रही थीं, वहाँ तापमान ज़्यादा था, बस ट्रेन के अंदर हमें महसूस नहीं हो रहा था। पिघली हुई चीज़ें, उड़ता हुआ धुआं और चीखों की आवाज़ वहाँ हर तरफ गूंज रही थी। हमें ऐसा लगा कि हम आगे वाले शहर में पहुँच आए हैं और यहाँ पर परमाणु बम का धमाका हुआ हो। आग ही आग लगी हुई थी और एक पल के लिए ये सच भी लगा, सच में यहाँ कुछ हुआ है।
हम बस सुरंग से बाहर निकले, उससे पहले बाहर कुछ हुआ होगा। कहीं यहाँ जंग तो नहीं छिड़ गई? आग ही आग इमारतों में, कुछ इमारतें बहुत ज़्यादा बड़ी। दूर वो पुल पर लगी हुई आग दिख रही थी। वहाँ पास में पहाड़ भी दिख रहे थे जिन पर भी धुआं निकल रहा था। वहाँ उन घरों से निकलते हुए लोग दिखे जो जल रहे थे, आग से झुलस रहे थे और उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। हर किसी के शरीर पर आग लगी हुई थी जो ज़मीन पर गिर गिर कर तड़प रहे थे। लोगों की संख्या बहुत थी, ना तो वो मर रहे थे ना ही बच रहे थे, बस झुलसे जा रहे थे। धीरे धीरे हमारी ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वो ट्रेन वो चौराहे तक पहुंचकर बंद हो गई थी। सामने कई रास्ते थे, हर रास्ते पर जैसे आग लगी हुई थी। वो पिघले हुए रास्ते पैर रखते ही हमें भी आग में झुलसा सकते थे। यहाँ थोड़ी थोड़ी तपिश इस डिब्बे में महसूस होना शुरू हो गई थी और हम दोनों चीखे जा रहे थे। लोगों की चीखों के बीच हमारी चीखें जैसे दफन होती जा रही थीं, फिर भी हमें अपने मरने का इंतजार था। ऐसी आग में पहुंच गए थे जहां से जिंदा ना निकला जा सके। तभी एक सामने वाला घर टूटा और उस घर के अंदर से जलता हुआ बड़ा सा शैतान निकला। वो भी जल रहा था लेकिन तड़प नहीं रहा था। वो भागकर एक जलते हुए इंसान के पास आया और उसे खींचकर दोबारा उस घर के पास ले गया। वो ऊपर से टूटा हुआ घर साफ दिख रहा था कि अंदर से ज्वालामुखी की रोशनी निकल रही हो। बाहर तो आग के कारण इतनी रोशनी नहीं थी, अंदर से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी जैसे बहुत तेज भयानक आग उस घर के अंदर हो। वो शैतान उस आदमी को खींचकर उसी घर के अंदर उसी आग में ले गया और उसकी चीखें फिर भी बंद नहीं हुई। वो तड़पती हुई आहें, वहां से चीखों की आवाजें जैसे कान के पर्दे फाड़ने वाली थीं। हमें सामने एक आदमी भी नजर आया जिसके हाथ में तलवार थी। उसके शरीर पर भी आग लगी हुई थी। वो भी तड़प नहीं रहा था, लेकिन वो कुछ लोगों को जैसे बचाने की कोशिश तो करता, लेकिन आग किसी की बुझ नहीं पाती। जब जमीन पर आग लगी हो, घरों पर आग लगी हो और ऊपर से भी आग बरस रही हो, तो आग को रोका कैसे जाए? भयानक सा मंजर था, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम बस डिब्बे में दुबके पड़े थे और देखे जा रहे थे इस तरफ उस तरफ। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहां डिब्बे में कांच के पार सामने खड़ा तलवार लिए जलता हुआ वो इंसान हमारी तरफ ही देख रहा था। वो जैसे इंतजार कर रहा था हम डिब्बे से बाहर निकलें और इस आग में खुद को झोंक दें, लेकिन हम बाहर नहीं आ सकते थे। यहाँ फिर भी जिंदा थे, बाहर निकलते ही हमारी भी शायद मौत हो जाती। वहाँ हर चीज को आग लगी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें वहां पर भी पड़ी थीं जिन पर आग नहीं थी। सामने पड़े कुछ हथियार जमीन पर थे और वो बिल्कुल पिघले तक नहीं थे, ना उन पर आग थी, साफ साफ दिख रहे थे। कुछ बड़े बड़े बैग जिनमें सामान भरा हुआ था वो भी जल नहीं रहे थे। बहुत सारा सामान कई कोनों पर पड़ा था और वो जल नहीं रहा था। हमारी समझ में नहीं आया इन सामानों को आग क्यों नहीं लगी। मैं मार्क को कह रहा था हमें कुछ करना होगा, हमारी मौत जल्द ही होने वाली है और यहाँ से बचकर हम निकल नहीं पाएंगे। ये कैसी दुनिया है जो हमारी आंखों के सामने है और हमारी समझ से बाहर। वो मध्यम सी आवाज जो पहले उस सुरंग में सुनाई दे रही थी, यहाँ पर वो बहुत ऊंची थी। वो दर्दनाक चीखों की आवाज, ऐसा लग रहा था कोई वाद्य यंत्र चल रहा हो, लेकिन वो चीखें थी जो एक सुर में निकल रही थी। हमें लगा कि यहाँ से भी निकलना तो होगा, क्या करें। पीछे रखे उन डिब्बों की तरफ भाग कर गए हम। वहां पर देखने लगे कोई काम की चीज मिलती है। वहां कई प्याले थे, वो अजीब धातु की चीजें। हम उनमें खंगालते गए और अंत में हमारे हाथ में एक पहिया लगा, वैसा ही पहिया जो आगे लगाया गया था। उस पहिए को हम तोड़ चुके थे और उसे लगाने पर भी कोई फायदा नहीं होता। वो इस तरह घूमता जैसे कोई काम का ही नहीं हो, लेकिन इस पहिए में कुछ अजीब सी शक्ति लग रही थी। वो रंग बदल रहा था, शायद ये आगे लग जाए। हम उस पहिए को लेकर उस ट्रेन के आगे गए, उस बड़े से पाइप पर लगाया और वो जैसे ढलकर उससे चिपक ही गया। ऐसा दिख रहा था जैसे वो उसका ही हिस्सा हो, पिघलकर उससे जुड़ चुका था वो। उसके बाद हमने उस पहिए को घुमाने की कोशिश की। पहले तो आगे घुमाने का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वो हिला नहीं। जब हमने उसे दोबारा पीछे की तरफ घुमाया, वो ट्रेन थोड़ी हिली।
हमारी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी चलो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर पीछे जा रही है तो हमें उसी सुरंग तक ले जाए। काश भगवान हमारी मदद कर दे, उस सुरंग में जाकर ही हम बचेंगे, दोबारा उस सुरंग में पैर नहीं रखेंगे। हमने उस पहिए को घुमा दिया था और पीछे अपनी सीट पर बैठ गए थे। आंखें हमारी खुल नहीं रही थी। वो तपिश भरी सामने से आ रही रोशनी जैसे कांच को भी चीरती हुई हमारे शरीर के अंदर घुस रही थी। लेकिन ये ट्रेन चल पड़ी थी, पीछे की तरफ ही सही। धीरे धीरे उसकी रफ्तार तेज होती गई और इस आग की दुनिया से धीरे धीरे हम दूर हो रहे थे। सबसे पहले तो इस आग की दुनिया की सुरंग से बाहर निकले तो सफ़ेद चादर और यहाँ पर वो तपिश कम हुई थी, लेकिन आसमान से वो चमकते हुए कई सूरज अभी यहाँ रोशनी छोड़ रहे थे, जो रोशनी सफ़ेद चादर से सोखी जा रही थी। ये दुनिया दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। धीरे धीरे हम फिर से उसी सुरंग के अंदर आए, उसी पहाड़ के अंदर, और पीछे को जाती हुई ट्रेन और दीवारों पर लगी वो खोपड़ियाँ दिख रही थीं। हमारी सांस में सांस आ रही थी और हम सोचे जा रहे थे ये ट्रेन दोबारा वहीं पहुंच जाए जहां से शुरू हुई थी। समय बीतता रहा, उसकी रफ्तार तेज हुई और उस सुरंग में धीरे धीरे उसकी रफ्तार कम होती गई। हम उसके शुरुआती हिस्से में आ गए थे और जैसे ही वो डिब्बा रुका, वो दरवाजे अपने आप ढीले होकर खुल गए। भागते हुए हम उस ट्रेन से बाहर आ गए थे। उस डिब्बे से बाहर निकलते ही सांस में सांस आई और अब हम उस सुरंग से बाहर जाना चाहते थे। हमें नहीं कोई फर्क पड़ता यहाँ जिंदा इंसान हैं या मुर्दे जिन्होंने ये सुरंग को खोदा है, जिन्होंने उस गुफा को बनाया है। हमें तो यहाँ से बाहर निकलना है, हम जिंदा रहना चाहते हैं। भागते भागते उस सुरंग से बाहर आ गए। उसके बाद हमने उस गेट को खोला और बाहर निकलकर दोबारा से गेट को लगा दिया। भागते हुए हम उन जली हुई चिमनियों, जले हुए गोदामों से बाहर निकले और आगे पहुंचकर हम एक जगह रुके और आसमान को ताकते रहे। यहाँ माहौल सही लगता है। उसके बाद हम एक दूसरे को देखने लगे। हमें एक दूसरे पर यकीन नहीं हो रहा था। हमारी आंखों ने जो देखा था वो यकीन के लायक नहीं था। वो मेरी तरफ देखे गया, मैं उसकी तरफ देखे गया। आज हमारे साथ हुआ क्या है? समय भी बहुत बीत चुका था और 2 घंटे बाद वहां पर उजाला होना शुरू हो गया। वहां तकरीबन 7 बजे दिन होना शुरू हो गया और अब 8 बजे का इंतज़ार था और हमें वहां से जाना था। कपड़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे और उनका रंग थोड़ा थोड़ा काला सा हो गया था, जैसे वो झुलस गए हों, लेकिन हमारे शरीर पर कुछ भी निशान नहीं था। वो तपिश बड़ी मध्यम थी और कपड़े भी उसमें जलने नहीं चाहिए, लेकिन कपड़े काले कैसे हो गए हमें नहीं पता। सुबह हुई और वो 2 सिक्योरिटी वाले लड़के आए। हम वहां से बाहर निकलने को आतुर थे और वो देख रहे थे हुआ क्या है इनके साथ, ये बाहर भागना क्यों चाहते हैं। हम वहां से बाहर आ गए थे और तब हमें लगा था दोबारा अंदर जाने में शायद फ़ायदा ना हो, हमें ये काम छोड़ना होगा। जिंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से दूर जाना होगा। हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो हमने देखा क्या कोई उस पर यकीन करेगा। मार्क वहां से चला गया था, लेकिन मुझे इसी शहर में रहना था। मेरा पुश्तैनी शहर है, हमेशा से हम यहीं पर रहते आए हैं। इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगा, किसी को बताऊंगा भी क्या। लेकिन मैं उस सुरंग की जानकारी चाहता था और उसकी जानकारी सिर्फ लाइब्रेरी से ही मिल सकती थी। हमारे इस शहर की वो पुरानी टूटी फूटी लाइब्रेरी जिसमें पुरानी किताबें पड़ी थी। शहर के बड़े बड़े लोग यही कंप्लेंट किया करते, पुरानी किताबें रखी हैं उसमें, नई क्यों नहीं रखते, पुरानी फेंक क्यों नहीं देते। लेकिन आज मुझे लगा ये शायद इतिहास के कारण हो। इतिहास की घटनाओं की जानकारी उसी लाइब्रेरी में पड़ी उन किताबों में दर्ज थी। एक किताब जो इस सुरंग, इस फैक्ट्री और यहाँ के इतिहास की जानकारी देती थी मेरे हाथों में थी और मैं उसमें अंतिम पन्नों में पढ़ रहा था, जिसमें सिर्फ कहानियाँ बताई गई थी। वो किंवदंतियाँ जो 100-200 साल पहले से सुनाई जाती हैं और उन्हें सब झूठ मानते हैं। उसमें कहा गया था ये पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं है, इसे नर्क का पहाड़ कहा जाता है। पुराने ज़माने से ही इसकी पूजा की जाती रही और इससे सब सर झुकाकर माफ़ी मांगते रहे। कहते हैं कि कई दरिंदे जो नर्क से भागकर यहाँ आ जाते थे, उन्हें यहाँ से पकड़ पकड़ कर वो नर्क के शैतान वापस लेकर जाते थे। कई लोग उस पहाड़ से बाहर निकलते, लेकिन हमारी इस दुनिया में बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच पाते, वो खींच कर उन्हें ले जाते।
100 साल पहले इंग्लिश सरकार ने ये सोचा क्यों ना इस नर्क के दरवाजे को फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ सुरंग बनाई गई जो इस पहाड़ के अंदर तक जाती थी। हर किंवदंती, हर इतिहास की किताब को खंगाला गया और ये पता लगाया गया इसके अंदर एक रास्ता है जो नर्क की तरफ जाता है। कहते हैं कि अंदर सिर्फ पटरियां बिछाई गई थी, लेकिन वहां पर अपने आप चमकता हुआ एक डिब्बा आ गया। सबसे पहले कुछ अफसर उस डिब्बे में बैठकर गए थे और उन्हें पता नहीं था ये डिब्बा कहाँ जाता है, लेकिन वो डिब्बा अपने आप चल पड़ा था। वो डिब्बा नर्क तक गया था और नर्क को देखकर वो सब हैरान परेशान। उसके बाद उन्होंने उस डिब्बे से बाहर निकलने की गलती भी की थी। वो अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे ताकि टेस्ट कर पाए नर्क में होता क्या है। बाहर निकलकर वो कुछ दूर तक घूम पाए थे, लेकिन वहां के शैतानों ने जब उन पर हमला कर दिया तो 2 लोग ही जिंदा बच पाए थे। वहां से वो भाग निकले थे। कई टीमों को उसके बाद भेजा गया, वो ज्यादा दूर तक ना जा पाती। वहां के शैतान उन्हें मारकर वहीं पर दफन कर देते और उसके बाद उन हड्डियों को यहाँ इस ट्रेन में फेंक दिया जाता। वहां इतनी हड्डियां, इतनी खोपड़ियां वापस भेजी जाती थीं जो धीरे धीरे इन दीवारों पर समा जाती थी। ये इंसानों को दिखाने के लिए था कि यहाँ आना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। कितने लोगों की मौत हुई कि पूरी सुरंग ही इन खोपड़ियों से भर गई और उसके बाद सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। ये बताया गया कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो आगे बढ़ नहीं पाया और आगे जो जंगल है वहाँ से ट्रेन की पटरी आगे तक नहीं जा सकती। ये गलती थी और पैसा डूब गया। इस बात को यहीं दबा दिया गया और इस ट्रेन वाली सुरंग को भी बंद कर दिया गया। कुछ साल पहले ही वहां पर कुछ अखबारों में खंगालने के बाद पता चला कि उस जमीन के मालिक ने जमीन को सरकार से खरीद लिया ताकि वो इसकी सुरक्षा कर पाए। यहाँ फैक्ट्री लगाई गई, लेकिन एक दिन अपने आप आग लग गई। वहां काम करने वाले कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना था कि वहां से जलते हुए कुछ इंसान अपने आप एक छोटे से घर से निकले थे। उन्होंने एक खड्डा खोदकर जमीन से रास्ता बनाया था और जैसे जिस चीज को वो छूते गए वो जलती गई और पूरे की पूरी फैक्ट्री जल गई। लेकिन उनके पीछे भी एक शैतान आया था जो सबको घसीटकर उसी गुफा के अंदर ले गया। ये सब पढ़कर मैं हैरान था। मैं जान गया था आज हमने क्या देखा है, इसका इतिहास भी मुझे पता चल गया था। हम जिंदा बचकर आ गए। अगर हमने उन दरवाज़ों को खोलकर बाहर कदम रखा होता शायद हम ज़्यादा समय तक बच नहीं पाते। मैं ये भी जान गया था वो सामान जो जला नहीं वो इस दुनिया का है, इसलिए नहीं जला। जो भी यहाँ से मर कर जाता है वो वहाँ वो दर्द पाता है। वो बुरे इंसान वहाँ पहुँचकर नर्क की सज़ा पा रहे थे, जबकि जो हम जिंदा थे उन्हें देखे जा रहे थे। वो नर्क के शैतान उन्हें सज़ा देने के लिए ही थे। वो इतिहास मुझे पता चल गया था और मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। मार्क को भी मैंने सच बता दिया, लेकिन मार्क बहुत ज़्यादा डर गया और उसने नौकरी छोड़ ही दी। इस घटना को हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं आज भी उस फैक्ट्री में काम करता हूँ। जब और कहीं काम नहीं मिला तो यहीं करना है और मैं सच्चाई जानता हूँ, इसलिए गलती की गुंजाइश है ही नहीं। बस एक सवाल मन में हमेशा होता है, सरकार करना क्या चाहती थी? आखिर नर्क में जाकर आपको मिलेगा क्या? क्या पाने की इच्छा थी सरकार की, या किस तरह की शक्ति वो पाना चाहते थे? मैं जवाब भी नहीं पाना चाहता।